हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। तो हमारी सीरीज चल रही थी पेडागोजी सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं। NEP 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 यानी कि आपको ये याद रखना है, जून 2017 में इसरो तो आप समझते होंगे कि पूर्व चीफ डॉक्टर के रंजन, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर के रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में मई 2019 में NEP 2020 का मसौदा तैयार किया गया। यानी कि कुछ बेसिक जानकारी आपको रखनी है। चीफ का नाम याद रखना है के रंजन, ठीक है। इसके अलावा मई 2019 में इसका मसौदा तैयार किया गया था, तब ये जाके 2020 में बन पाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 60% हिस्सा बहुत मायने रखता है। दोनों लोग मिलकर 60% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 60 नहीं, 6%। तो आपको ये 6 याद रखना है, 6 बहुत होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। अब ये MHRD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दी गई है। चलिए और आगे देखते हैं टॉपिक वाइज। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय B.Ed, ये देख लीजिए कि B.Ed की कितनी वैल्यूएशन बढ़ा दी गई है, सिर्फ B.Ed 4 वर्षीय कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया है इसके अंतर्गत, इसके तहत MPhil की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। तो ये तो बेसिक जानकारी होगी। अगर आप इसको इंटरनेट पर देखेंगे तो समथिंग 108 पेज की फाइल आपको मिलेगी, जिसको आपको पढ़ेंगे बारीकी से, फिर उसमें छाटेंगे कि हमारे सीटेट के लिए कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आई थिंक आपको मेरा वीडियो देखना सही रहेगा, ठीक। कम समय में जल्दी पूरी जानकारी मिल जाएगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें पूछी जाती है कि ये तीसरी पॉलिसी है, ठीक है। इसके पहले आई थी 1986 में और इसके पहले आई थी 1968 में, ठीक है। पहले 68 में आई, फिर 86 में आई, अब 2020 में आई। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये तो कुछ बेसिक जानकारी हो गई। अब सीटेट में जो पेडागोजी बनती है वो कहाँ से बनती है वो देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। NEP 2020 के अंतर्गत जो स्कूल एजुकेशन को चेंज किया गया है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है कि इस नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम यानी पाठचर्या और शिक्षण शास्त्री आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। मतलब क्या हुआ, आज की हमारी व्यवस्था क्या है, 10+2, ठीक है। यानी कि बच्चे को 12 साल तक की शिक्षा दी गई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि 5, 3, 3 और 4, इसका मतलब हो गया कितने साल, 8, 3, 11, 15 साल, ठीक है। यहाँ पे क्या था 12, अब क्या कर दिया गया नियम में कि बच्चे को 15 साल शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, बढ़ गए 3 साल, लेकिन 3 साल 12th के बाद नहीं बढ़े हैं, स्टार्टिंग के बढ़े हैं। कैसे समझिए, यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग बच्चा जब 3 साल का हो चुका होगा उसको स्कूल में जाना पड़ेगा, ठीक है। बाल वाटिका यानी कि क्या होता है, इसमें से बच्चों को, जैसे आंगनबाड़ी होती है, बच्चों को
बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाती है, वरना वो खिलाया ही जाता है, खेल कूद वगैरह कराया जाता है, थोड़ी सी बीच बीच में नॉलेज दी जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चे जो हम आप क्या होते थे, जब तक वो 5 साल के नहीं हो जाते थे तब तक हम लोग घर के आसपास अपने गुल्ली डंडा या कुछ भी खेलते रहते थे, कंचा अंचा। तो अब वो चीज़ बच्चे को स्कूल में कराई जाएगी। इससे क्या होगा, एक लाभ होगा ये कि बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। पहले पैर हाथ टांग के बच्चों को ले जाया जाता था, पेरेंट्स ऐसे करते थे। लेकिन अब उनसे कहा जाएगा तुम घर पे खेलोगे, वैसे ही वहाँ पे खेलने को मिलेगा, वहाँ तो झूले भी लगे होंगे और खेलने के सारे सामान भी आपके पास होंगे, तो वहाँ खेलो जाके। तो बच्चा खुशी खुशी जाएगा और धीरे धीरे उसको जाने की आदत बन जाएगी। और अभी के ज़माने में हमारे आपके साथ क्या होता था कि जैसे फर्स्ट क्लास होती थी, बच्चे स्कूल के नाम से डरते थे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, बुरी कंडीशन कर लेते थे जाने के टाइम पर, बहुत से बहाना बनाते थे। लेकिन अब वो बहाना नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ जाके हमें खेलना है, बल्कि हमें खेलने के लिए सामान भी मिलेंगे, तो वो खुशी से वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो 3 साल तो उनको खिलाना है। ठीक है, इसके बाद जैसे भी 3 साल के बाद 2 साल बचेंगे, उसमें वे पहली और दूसरी क्लास स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कक्षा 2 तक वो पढ़ जाएंगे और उन्हें आदत हो जाएगी अच्छे से स्कूल जाने की। और धीरे धीरे वो जब 3 साल के अंदर भी होंगे, उसी में वो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, बेसिक नॉलेज उनको वहाँ हो जाएगी, तो उनकी नींव भी मजबूत हो जाएगी और वो शिष्टाचार भी धीरे धीरे वहाँ सीख जाएंगे, क्योंकि टीचर के सामने रहेंगे, थोड़ा अनुशासन में भी रहेंगे वो। तो इस तरीके से और क्या कहा गया है, तो 5 साल उन्होंने यहाँ बिता दिए। पहली जो यहाँ ये 5 लिखे हैं, 5 के अंदर 2 पार्ट कर दिए हमने, 3 में तो उनको खिलाना है और 2 में उनको 2 क्लास पढ़ाना है। पर इस वाले में उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, एग्ज़ाम की कोई रूल नहीं है, तो इससे कहते हैं फाउंडेशनल। इसमें क्या है कि बच्चे की उम्र 3 से 8 वर्ष तक यहाँ रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 साल, जो ये 3 है, यहाँ पे क्या करना है, 3 साल तक बच्चे की क्लास 3, 4, 5 हो गई। ठीक है, यानी कि कक्षा 5 तक वो पढ़ गए और उन्होंने अपनी उम्र कहाँ पहुँचा ली, धीरे धीरे 11 साल तक हो गए, बच्चे की उम्र अब 11 साल हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला 3, इसको क्या किया गया है, मिडिल, इसको मिडिल माना गया है। इसमें बच्चा 6, 7, 8 की क्लास लेगा। ठीक है, और इसमें कंप्यूटर शिक्षा भी यहाँ से जोड़ दी जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे की उम्र हो जाएगी अब 14 साल। ठीक है, आगे देखते हैं ये 4 में बच्चा क्या होगा, 9th, 10th, 11th, 12 पास कर लेगा और बच्चे की उम्र हो जाएगी 18 वर्ष। इसे कहते हैं सेकेंडरी एज। तो इस तरीके से 4 भागों में बांटा गया है। मेन चीज़ यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि 3 साल बच्चे को खिलाया कुना जाएगा, इससे बच्चे की मानसिकता बन जाएगी कि हमें रोज़ उठ के सुबह स्कूल तैयार होकर सब कुछ काम करके स्कूल जाना है। नहीं तो आज के ज़माने में बच्चे को ज़बरदस्ती भेजा जाता था, वो डरते थे, पेट दर्द का बहाना, सर दर्द का बहाना कर लेते थे, लेकिन अब वो नहीं किया जाएगा। तो बच्चे की मेंटलिटी तैयार हो जाएगी और खेल कूद के बहाने धीरे धीरे उनके अंदर नॉलेज भी आ जाएगी और फिर क्लास से आगे इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। चलिए और आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, इस नीति के सिद्धांत दिए गए हैं। ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संरचनात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, ना कि रटन प्रणाली के। इसमें क्या होता है कि बच्चे को हमें कॉन्सेप्ट को समझाना है, इसे हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, सब चीज़ डिटेल समझा रहे हैं। इससे बच्चे को समझ में आ जाता है और वो काफ़ी टाइम तक याद रख सकता है। अगर बच्चा रट लेगा, जैसे कि हमारे ज़माने में पढ़ा या हमारे आपके ज़माने में पढ़ा सिखाए जाते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बच्चा रटता था। अगर उससे पूछा जाए कि पढ़ा बना कैसे, कैसे आया, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। वही कहा गया है कि उन्हें संरचनात्मक समझ बतानी है, ना कि रटना है। ठीक है, और केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना है। बच्चे को क्या भय कर दिया जाता है कि कल टेस्ट है, मान लीजिए या कल पेपर है, तो अब बच्चा उसके लिए चलिए रट के आता था कि कल हमें परीक्षा पास करनी है। जैसे कि आप परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आप समझ भी रहे हैं। समझना क्यों ज़रूरी है कि यही सब रूल आपको आगे
जब टीचर बन जाएंगे उसमें भी फ़ायदा करेंगे। अगर आप समझ लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल तक आप भी शायद नहीं बोल पाएंगे, अगर रट लेंगे तो शायद कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ संरचना थी या रचना थी, क्या था। इस तरीके से समझना जरूरी है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें कहा गया है बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना है। ये हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, उसमें भी बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि एक क्लासरूम है, उसमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई हिंदी बोलता, कोई मराठी बोलता, कोई तेलुगु बोलता, कोई पंजाबी बोलता। इस तरीके से हमें सभी भाषा को प्रोत्साहन देना को, ये नहीं कहना है कि हमारी मदर टंग जैसे कि हिंदी है तो हम बच्चे से ये नहीं कहेंगे कि सब लोग हिंदी में पढ़ें, हिंदी में समझें, हम सबकी भाषा को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये हमारा रूल नहीं होना चाहिए। हमें सबकी भाषा को सबकी भाषा को समझना है, उनको सम्मान देना है, ठीक है। विविधता क्या, सब बच्चे के अंदर अलग अलग अपनी अपनी क्वालिटी होगी तो उनको भी प्रोत्साहन देना है, ठीक है। और क्योंकि बहुभाषिकता से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। ये चीज़ आपके एग्जाम में एक बार पिछले आ चुकी है कि बहुभाषिकता से क्या होता है, तो संज्ञानात्मक विकास होता है। चलिए तो ये थोड़ा शब्द दिमाग में रख लीजिएगा। आगे क्या है, सतत मूल्यांकन पर जोर देना है, ना कि साल के अंत में। अभी क्या होता है कि साल के अंत में या छमाही में एग्ज़ाम कराए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा पहले दिन से या साल भर जो पढ़ा है उसको लास्ट में एग्ज़ाम कह दिया गया। जो पहले दिन पढ़ा वो बच्चा भूल जाएगा कि क्या टीचर ने पढ़ाया था। इसलिए बीच बीच में, सतत माने कंटिन्यू, जो बीच बीच में मूल्यांकन करते रहना चाहिए, या तो महीना के एंड में या पढ़ाई के दरमियान ज़्यादा करना चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और पिछले पूछ ले कि बहुभाषिकता से क्या बच्चे क्या विकास होता है, तो मतलब बीच में पूछ लेना, पढ़ाई के दरमियान ही पूछना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जैसे मान लो मैम ने आपसे पूछा, कुछ बच्चों ने बता दिया, कुछ बच्चों ने नहीं बताया पाया, तो हम आपको बताएंगे, फिर दोबारा से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा फिर जल्दी से कवर कर लेगा। ये सतत मूल्यांकन होना ज़रूरी है, ना कि साल के अंत वाला। अगर आपके ऑप्शन में साल के अंत वाला आए तो वहाँ नेगेटिव मान लेना, काट देना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छात्रों के विकास के मूल्यांकन के लिए परख, एक ये शब्द याद रखना, परख, ठीक है, नामक एक नई नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। परख से समझ में आ रहा है कि परखना है, बच्चे का मूल्यांकन करना है, यानी कि परखना कि बच्चे के अंदर कितना विकास हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं, परख सब सरल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5th से 8 तक, मतलब कि 8 तक बच्चे का, या उससे भी आगे 8 तक कंपलसरी है, या उससे भी आगे जो माध्यम होना चाहिए भाषा, वो उसकी घरेलू भाषा होनी चाहिए, यानी कि मदर टंग हो सकती है, और मातृभाषा मदर टंग बात एक ही है। स्थानीय भाषा जो भी उसकी स्थानीय भाषा हो उसमें करानी चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं, कुछ टॉपिक और भी दिए हैं। चलिए कुछ सिद्धांतों को और देखते हैं आगे। इसमें कह रखा है, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 3 लैंग्वेज फार्मूला चलाए, ठीक है। इसमें क्या है, लेकिन फार्मूले को लचीलापन भी रखा जाए। 3 लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो पहली लैंग्वेज क्या हो गई, हिंदी, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत, हम लोगों ने संस्कृत पढ़ी है, ठीक है। और तीसरी लैंग्वेज कोई मॉडर्न यानी कि इंग्लिश है। तो इस तरीके से 3 लैंग्वेज हो गई, ठीक है। या मान लीजिए कि हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हम केरल से तेलुगु कुछ भी हो, तो उनकी वो एक भाषा होगी जो मातृभाषा है, दूसरी हिंदी कर दी जाएगी, ठीक है, और तीसरी इंग्लिश कर दी जाएगी। इस तरीके से 3 लैंग्वेज फार्मूला चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन लचीलापन भी रखा जाएगा। अगर मान लीजिए 3 लैंग्वेज चलाया और उनको पसंद नहीं आया, हिंदी इंग्लिश एक तरीके से कंपलसरी हो गया है, तो ये रह गया, हिंदी नहीं पसंद आया तो संस्कृत वगैरह या कोई और लैंग्वेज जो उनको पसंद आए, इस तरीके से रख दिया जाएगा। लचीलापन भी रखा जाएगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, ये यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, विदेशी भाषा
ठीक है। तो आपको विदेशी भाषा जैसे कि कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, इनके नाम आपको रखना है कि विदेशी भाषा के अंतर्गत कौन से विकल्प दिए गए हैं। तो इससे क्वेश्चन बना था। सेम के सेम क्वेश्चन ऐसे ही रख दिया गया था, पर आप हो सकता है इस बार ऑप्शन के रूप में दे दिया जाए कि इसमें से 3 दे दिया जाए, एक दूसरा दे दिया जाए, तो आपको छांटना होगी कौन सी नहीं है। इसलिए ये आपको याद करना पड़ेगा, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, ठीक है, का अध्ययन किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत विदेशी भाषा को भी रखा जाएगा, वो भी माध्यमिक स्तर पर, यानी कि 6 से स्टार्टिंग, ठीक है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, यानी कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता होती है। विशिष्ट मतलब कुछ अलग से होता है हर बच्चे के अंदर, जैसे कि रचनात्मकता, उसके अंदर रचना करने की क्षमता होगी, तार्किक सोच की क्षमता होगी, किसी बच्चे की नवाचार होता है, वो मैं सोचता है नई से नई चीज़ सोचने की कोशिश करता है कि आगे कैसे होगा, समालोचनात्मक की चिंतन की क्षमता होगी। इस तरीके से उसको मैं पहचानना, हमारा कार्य क्या होगा, उसको पहचानना, फिर उसके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, ये हमारा है, ठीक है। अगला होगा हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होता है कि कोई बच्चा दिव्यांग है, आँख से, कान से, नाक से, मतलब किसी भी वजह से वो दिव्यांग है, और कोई बच्चा सामान्य है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बच्चे होते हैं सामान्य वाले, वो दिव्यांग बच्चे को मतलब टॉर्चर करने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो हमें वो सब मैनेज करना है और ख़ुद अपने आप में भी मैनेज करना है, क्योंकि कभी कभी टीचर के अंदर हीन भावना आ जाती है दिव्यांग बच्चों को देखकर, तो वो नहीं आने देना है। तो इसलिए हमें सभी बच्चों का सबके साथ विकास करना है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसके अंदर एक नियम भी दिया गया है, दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016। इसमें क्या है, समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहाँ समान व दिव्यांग सभी बच्चों को एक साथ सिखाया जाता है। तो इसमें बात समझा दी गई है कि समान बच्चे जिसके मतलब सब सारे अंग सही हो, माइंड से भी सही हो, और एक दिव्यांग कोई बच्चा हो, माना कि हाथ से खराब हो या आँख से खराब हो या पैर से खराब हो या मेंटली डिस्टर्ब हो, तो सभी बच्चे को साथ में लेकर हमें सिखाना है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। चलिए और कुछ टॉपिक दिए हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं। इसमें कहा गया है क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है, मतलब कक्षा 6 से शैक्षिक शिक्षा, यानी कि व्यवसाय से संबंधित, कि सब बच्चे जॉब तो कर नहीं पाते हैं, तो उनको व्यवसाय से संबंधित भी शिक्षा शामिल की है। जैसे कि लड़कियों को गृह विज्ञान होता है, गृह विज्ञान में सिलाई कढ़ाई, ये भी व्यवसाय के संबंधित शिक्षा होती है। लड़कों को में कृषि होती है, कृषि विज्ञान होता है, वो भी व्यवसाय से संबंधित शिक्षा होती है। तो इस तरीके से और भी होती है, कुटीर उद्योग वगैरह, वो भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो व्यवसाय से संबंधित शिक्षा दी जाती है और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय से कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा। लेकिन पाठ्यक्रम बहुत भारी कर दिया जाता है, तो उससे थोड़ा थोड़ा कम करके बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, बुनियादी चीज़ों पर, ठीक है, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज, चर्चा, विश्लेषण आधारित अधिगम पर विशेष ध्यान हो। बच्चे के अंदर आलोचनात्मक चिंतन होता है, खोज करने की चिंतन होता है, चर्चा करता है बच्चा कि ये कैसे से कैसे हुआ, विश्लेषण करता है, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक और स्कूल के करिकुलम में कमी की जाएगी और लचीलापन लाया जाएगा, और रटने पर सीखने पर बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। जो रट के सीखते हैं बच्चे, उस पर बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा, और रचनावादी किया जाएगा इसके बजाय, कि बच्चा रचना करके सीखे, रचनावादी हो, और सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव किया जाएगा। जो नेशनल टेक्स्ट बुक होती हैं उसमें भी कुछ चेंजमेंट किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ECCE इसका फुल फॉर्म पूछा गया था पिछले वर्ष, ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिएगा।
कि इसका क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये क्या होता है, जो हमने आपको बताया था 5+3+3+4, इस 5 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 3+2, यानी ये 3 हैं, इसको कहा गया है ECCE। इसमें क्या है, बच्चे को जो खेल कूद कराया जाता है उसके मुख्य रूप से लचीलापन भी रखा जाएगा। ठीक है, कि मतलब बच्चे को किस तरीके से खेलना है, कोई दिव्यांग है तो उसके खेल को मतलब सारी शिक्षा को लचीलापन रखा जाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, बहुआयामी खेल भी कराए जाएंगे, यानी कि एक प्रकार का खेल नहीं होगा, बहुत से प्रकार के खेल होंगे, तो बच्चे का दिमाग ज़्यादा विकसित होता है, और बहुस्तरीय शिक्षा भी कराई जाएगी। तो आप समझ गए, ये याद कर लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं NEP 2020 के तहत, यानी कि इसके तहत अधिगम प्रयोगात्मक हो, यानी कि बच्चा करके सीखे, प्रयोगशाला हो वहाँ पे करके सीखे, तो बच्चे को जल्दी अच्छे से समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, और अगर वो रिएक्शन को याद कर ले तो बच्चा जल्दी भूल जाएगा, CO2 था कि C3 था, मतलब कन्फ्यूजन रहेगा। अगर वो करके सीखेगा तो उसका नाम भी जल्दी से याद कर लेगा। तो करके सीखने पर जोर दिया जाए, और प्रत्येक विषय में कला और खेल को भी एकीकृत किया जाए। कोई भी विषय हो उसमें कला और खेल को भी सम्मिलित किया जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट और रह गए हैं, वो भी देख लेते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है स्कूल तैयारी मॉड्यूल। यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉडल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन तो लेते हैं कि लेकिन कुछ हफ्तों के बाद वे अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। एक मॉडल बनाया जाएगा जो 3 महीने में एक तरीके से इसकी मूल्यांकन किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो उनके लिए बनाया जाएगा जो कुछ हफ्ते के बाद अपने सहपाठियों से बिछड़ जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि NCERT के मार्गदर्शन में राज्यों और या राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सभी छात्रों के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड, जो हम लोगों को दिए जाते थे प्रगति कार्ड कि बच्चे ने क्या प्रोग्रेस किया है, जो कार्ड दिया जाएगा उसको पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। इसमें क्या बदलाव किए जाएंगे कि उनका 360 डिग्री बहुआयामी यानी कि चतुर्फा विकास क्या हुआ है, सब तरीके जो विकास हुआ है उसको असेसमेंट करके एक कार्ड बनाया जाएगा। वो पेरेंट्स को दिया जाएगा, हमारे यानी कि बच्चों के पेरेंट्स को दिया जाएगा, जिससे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक विकास जो भी हैं उनकी बारीकी से नॉलेज गेन करके उसका विश्लेषण करके विवरण होगा जिसमें। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो NEP 2020 में है, जो हमारे CTET के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नेट से डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो 108 पेज की आप पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाएंगे, और कम समय में समथिंग 25 मिनट की वीडियो बन पाएगी। उतने में आपको ये एक बार सुन लेना, ईयरफोन लगा के देखने की जरूरत है, क्योंकि हमने सब बोला है, अपने मुँह से समझाया है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।